आइए इकोनॉमिक्स क्लास 12 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैंने सब सारे तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री कैसा कंसेप्ट है। तो इन्वेंट्री जो है एक फ्लो कंसेप्ट है, और जबकि चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये जो है ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ मनी का क्या डेफिनेशन है। तो सप्लाई ऑफ मनी के लिए जो M1 का कंसेप्ट है, M1 का कंसेप्ट होता है C प्लस DD प्लस OD, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। तो इसमें इसका क्वेश्चन 2 का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है जो मतलब मकान वकान का बिजनेस करती है, ऐसी कंपनी है, और उसे एक रेंट रिसीव होता है गूगल से। गूगल कंपनी देती है न्यूयॉर्क में। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन, तो वो क्रेडिट साइड में होगा क्योंकि अर्निंग है, और ये करंट अकाउंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपका था। फिर बोलता है कि अगर डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो CRR घटेगा तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि बैंक जो है उनके पास ज़्यादा पैसा रह जाएगा बिजनेस करने के लिए, और ज़्यादा पैसा रह जाएगा बिजनेस करने के लिए तो ओब्वियसली वो ज़्यादा बिजनेस करेंगे, यानी ज़्यादा लोन देंगे, और लोन अगर आया इकोनॉमी में ज़्यादा तो इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड जो है AD वो बढ़ेगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइज इन एग्रीगेट डिमांड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज, और ये चीज कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप, कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। अब आइए हम लोग लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को करते हैं। काफ़ी डिटेल्ड ये सारा क्वेश्चन है, इसको समझना है और तैयारी करना है उसके हिसाब से। बहुत सारे स्कूलों में मैंने पता किया है कि एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड के बारे में तो यही है कि कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सर रोल नंबर तो भेज दिया गया है, और अभी हाल फिलहाल में भी कुछ स्कूलों में जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी ऑन द इंडियाज एक्सपोर्ट। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी, इसका क्या मतलब है कि हम बाहर वालों से डील ना करें, और मतलब जो है इकोनॉमी के अंदर ही बिहेवियर होगा, बिजनेस होगा। तो अगर हम जब इस पॉलिसी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, शिफ्टिंग फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी विल इनिशिएट द डोमेस्टिक एज वेल एज the foreign investor to invest along with enlargement of the market। अगर आप इस पॉलिसी से हटेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर और बाहर के इन्वेस्टर दोनों ही आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर है इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये सारा कुछ क्या करेगा, आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप बाहर बेच सकते हैं सामान, आपका सरप्लस होगा, और उस सामान को बाहर बेच करके आप फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। ये 1991 वाला है। उस वक्त नरसिम्हा राव थे PM और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और हमारी हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बहुत शॉर्टेज थी, और हम गए थे वर्ल्ड बैंक में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लोन के लिए। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया, और जिस सजेशन को हमने माना
और लाइसेंस परमिट कोटा वाली जो हमारी पॉलिसी थी उससे हट करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमने अपनाई, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बात कह रहा है, बोलता है इज एलपीजी पॉलिसी शोड सम फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस। बोलता है कि ये जो आपने अपनाया 1991 का पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या कोई अच्छा असर हुआ? अगर अच्छा असर हुआ तो आप उसको बताओ। बोलता है द एलपीजी पॉलिसीज विल डेफिनेटली शो फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एज फॉलोज। तो एलपीजी पॉलिसी जो है उसका जाहिर है अच्छा इम्पैक्ट हुआ, और क्या अच्छा इम्पैक्ट हुआ वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो इकोनॉमी में वाइब्रेंसी, चमक दमक ला दिया। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है उस पर अच्छे इम्पैक्ट पड़े। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ ट्रेंडेड अप। जो इकोनॉमी का ओवरऑल लेवल था वो बढ़ा, और जिससे जीडीपी का ग्रोथ हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा बढ़ा। पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी शॉट अप टू अ हाई एज 8% पर एनम। और जीडीपी के का जो ग्रोथ है वो 4%, 5%, 6% होता था, वो लगभग 8% के आसपास के लेवल का हो गया। फिर क्या है? स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और दूसरा क्या फैक्टर हुआ कि जो इंडस्ट्रियल, औद्योगिक उत्पादन था आपका, वो बढ़ा। एलपीजी पॉलिसीज हैव वर्कड एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए वो एक स्टिमुलेंट, एक कैटलिस्ट की तरह हुआ। इट इज ओइंग टू दीज पॉलिसीज दैट इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। और भारतीय उद्योगों को एक वैश्विक पहचान मिली। आइए इसी क्वेश्चन का जो और पार्ट है उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। हमारा जो कंट्री था उससे पहले वो फिस्कल डिफिसिट में होता था, और हमेशा बजट की दिक्कत रहती थी। लेकिन जो एलपीजी आया तो उससे फिस्कल डिफिसिट भी कंट्रोल हुआ। A check on fiscal deficit. Mounting fiscal deficit has been a serious threat to the process of investment in the Indian economy. LPG से पहले जो था फिस्कल डिफिसिट हमेशा बढ़ता जाता था, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए एक थ्रेट था। तो वो चीज़ कम हुआ, जो डिफिसिट है फिस्कल डिफिसिट वो कम हो गया। और वो कम हो गया तो मतलब आराम से आदमी इन्वेस्ट कर सकता था। फिर क्या है? इन्फ्लेशन में भी चेक हुआ, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। Owing to a greater flow of goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कम हुआ, और इन द ईयर 2011-12 to 2013-14 इन्फ्लेशन वाज इन द रेंज ऑफ 6.9 पर एनम, जो कि कम होकर के 5.8% के आसपास हो गया। किसी भी इकोनॉमी में जिसका साइज बड़ा हो, एक मॉडरेट लेवल का जो इन्फ्लेशन है वो अच्छा ही माना जाता है। अगर 3 से 4% इन्फ्लेशन है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड बैड। इकोनॉमिस्ट के नज़र में, जो पॉलिसी मेकर हैं उनके नज़र में, एक मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन वो अच्छा होता है। लेकिन ये 6.9% का आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, तो उस पर कंट्रोल आया। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम इंडिया और चाइना और पाकिस्तान, जो आपका लास्ट चैप्टर है, कंपेयरिंग कर रहे हैं। कहता है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रैवल्ड मोर देन 7 डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट पाथ विद वेरिड रिजल्ट। एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। बोलता है कि भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों ने लगभग 7 दशक, 70 साल करीब डेवलपमेंट के पाथ पे चले। सब ने अपनी अपनी इकोनॉमी खोली, किसी ने अलग अलग टाइम पे। उसमें इंडिया जो है वो बहुत लेट से खोल रहा है, और अलग अलग जगहों में अलग अलग रिजल्ट हुआ। तो इस रिजल्ट का क्या रीजन था? टिल द डेट 1970s, all the 3 countries were maintaining the same level of
लो डेवलपमेंट। अगर 1970 के आसपास का डेटा लें तो ये तीनों ही कंट्रीज की हालत जो है वो कमोबेश सेम ही थी और हम लोग बहुत डेवलपमेंट के निचले पायदान पे थे। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में, द 3 कंट्रीज हैव टेकन डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और तीनों ही कंट्री में पिछले 30 सालों में विकास हुआ है। अभी कोविड को लेकर के तो इकोनॉमी हर जगह का अगर कहिए तो ग्लोबली हैम्पर हुआ है, लेकिन अगर ये कोविड वाला टाइम हटा देते हैं तो वहाँ आपको डेवलपमेंट दिखेगा, वो सारे पैरामीटर्स नजर आएंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया हैज परफॉर्म मॉडरेटली ओवर द ईयर्स, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा तबका जो है वो प्राइमरी सेक्टर में या एलाइड सेक्टर्स में लगा हुआ है, और हमारी जीडीपी का एक मेजर परसेंटेज जो है इससे आ रहा है। India has performed moderately over the years. Majority of its people still depend on agriculture. Infrastructure is lacking. अभी भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है. And more than 1/4 of its population live below poverty line. और अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा परसेंटेज जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। पाकिस्तान जो है वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है बार बार, कहने के लिए वो खुद को डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन जब भी हो देखो तो तख्ता पलट हो जाता है। बेनज़ीर भुट्टो के फादर के समय में भी हुआ, फिर जब ये परवेज मुशर्रफ आया, परवेज मुशर्रफ जो वो जनरल कयानी को दे रहा है बैटन, मतलब चुनाव नहीं हो करके एक छड़ी से सत्ता का हस्तांतरण हो जा रहा है। और पर ये जो भुट्टो आई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको किसी रैली में मार दिया गया, और जो वहाँ के और लीडर थे वो भाग गए दुबई। तो कुल मिला करके अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल तो हमेशा रहता है, और जहाँ कहीं भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ डेवलपमेंट जो है वो तो हैम्पर होगा ही। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो अपने आप को क्लोज इकोनॉमी टाइप में रखा हुआ था, लेकिन उसने भी अपनी इकोनॉमी को खोला है और अब वो भी मार्केट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है। पहले कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो कर रहा था, और मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करने से क्या हुआ है कि इकोनॉमी पर जो स्ट्रेस है वो कम पड़ा है, और पॉवर्टी का जो बोलिएगा गरीबी का लेवल वो कम हुआ है। अब हमारे आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जनसंख्या जो है वो अच्छा भी है बुरा भी है। अगर कंट्री के लोग पढ़े लिखे, हेल्दी, स्किल्ड हों तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इकोनॉमी तरक्की करती है। बट अगर इलिटरेट, अनहेल्दी, अनप्रोडक्टिव, अनट्रेन्ड होंगे तो इकोनॉमी पर एक बर्डन पड़ता है, और पॉपुलेशन पिरामिड का एक बड़ा तबका जो है वो एज ए डिपेंडेंट काम करता है। कहता है डज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑलवेज एनलार्ज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल इंक्रीज द डिपेंडेंसी रेशियो एंड दिस विल एनलार्ज द पॉवर्टी ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन इस ढंग से बढ़ रहा है कि ग्रोथ हो, और पॉपुलेशन पिरामिड का एक बड़ा तबका जो है डिपेंडेंट लोगों का हो जाए, मतलब 18 से नीचे या 60 से ऊपर, तो जाहिर है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन पिरामिड का एक वो पोर्शन जो अर्निंग वाला है वहाँ पर अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो बेटर है। फिर एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। As Prime Minister urged to enhance non-farm activities in the rural sectors, analyze as how this enhancement will generate more income sources in rural sector। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हों रूरल सेक्टर में, और इससे
इनकम पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अगर बहुत सारे लोग सिर्फ फार्मिंग में लगे हुए हैं तो वहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, साइक्लिकल चलता है। एक समय होता है जब बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, एक समय होता है जब लेबर सरप्लस होता है लीन पीरियड में। तो उस वक्त अगर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली रूरल सेक्टर जो है वहाँ पर इनकम बढ़ेगा। Enhancement of non-farm activities will decrease the burden on the land along with the decrease in disguised unemployment. अगर नॉन फार्म एक्टिविटीज डेवलप होगा तो जमीन पर जो लोगों का बोझ है, बर्डन, वो कम होगा, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एग्रीकल्चर का ट्रेडमार्क है वो भी कम होगा। द सरप्लस लेबर विल ऑल्सो शिफ्ट टू द नॉन फार्म एक्टिविटीज, और जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगेगा, और ऑल दिस विल लीड टू जनरेशन ऑफ मोर इनकम सोर्सेज इन रूरल सेक्टर। और इन सारी चीज़ों की वजह से रूरल सेक्टर जो है वहाँ पर इनकम बढ़ेगी। दैट्स इट, यही था हमारा आज का। थैंक यू।